दूर सुनसान और झाड़ियों से घिरे इलाके के बीच बसे उस घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रात का वक्त होने की वजह से पूरा इलाका किसी मुर्दा इंसान की तरह बिल्कुल बेजान और काफी खौफनाक लग रहा था। तभी धीमी हवाएं चलने लगी और इतनी देर से बेजान नजर आ रहा वो इलाका किसी शैतानी आहट से थर्रा उठा। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। इतने में उस सुनसान इलाके में बसे उस घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता दिखाई देने लगा। उस गहरे सन्नाटे में दरवाजा खुलने की आवाज घूमने लगी। उस आधे खुले दरवाजे से कोई चलता हुआ बाहर निकलने लगा। अंधेरा काफी होने की वजह से कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, पर देखकर तो लग रहा था कि 7-8 साल का कोई छोटा बच्चा होगा। बाहर निकलकर धीरे धीरे चलता हुआ वो उसी घर के पीछे की ओर फैले जंगल की तरफ जाने लगा। वो इस तरह से जा रहा था मानो कोई अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस जंगल के संकरे रास्ते पर बिखरे पेड़ों के सूखे पत्तों पर पैर पड़ते ही पत्तों के मसलने की और टहनियों के चटकने की आवाज सन्नाटे को और खौफनाक बना रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह रुक गया। आसपास कुछ पेड़ थे जिनकी टहनियां आपस में लिपटी हुई थी। वह सामने एक जगह पर अपनी नजरें गड़ाए देखने लगा। जंगल के काले अंधेरे में उसकी नजरों ने कुछ डरावना देख लिया था। वो मुड़कर भागने वाला था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एकदम से उस झाड़ियों से घिरी जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समझ पाता इससे पहले कोई उसे जमीन पर से घसीटकर जंगल के काले अंधेरे में खींच कर ले गया और रात के सन्नाटे में एक महिला की किलकारियां भरी हंसी गूंजने लगी। कुछ महीनों बाद दोपहर के समय एक कार शहर की आवाजाही से गुजरते हुए पासी के गांव की तरफ जा रही थी। गाड़ी चलाते हुए वो फोन पर बात करने लगा। हाँ, इसी शहर में ट्रांसफर हुआ है। हाँ, नया शहर, नए लोग, नया घर। तुझे बताने वाला था पर सोचा सरप्राइज दूंगा। हाँ, रागिनी और मिताली दोनों को भी लेकर आया हूँ। चल, जल्दी मुलाकात होगी। ओके बाय। हाँ, कहकर उसने मोबाइल साइड में रख दिया। पास वाली सीट पर बैठी रागिनी ने पूछा, किसका फोन था? कॉलेज का एक दोस्त है जो इसी शहर में रहता है। उसकी बेटी मिताली अपने बिल्ली के साथ पिछली सीट पर बैठी खेल रही थी। कुछ ही देर में वो झाड़ियों से घिरे एक मकान के पास पहुंचे। सब गाड़ी से उतरकर खुशी से उस घर को ही देख रहे थे, पर उनकी बिल्ली गाड़ी की खिड़की से घूर घूर कर उस घर की तरफ देखने लगी, जैसे उस घर के आसपास ना होकर भी कोई मौजूद था। रात के करीब 2 बजे होंगे। रागिनी और रितेश दोनों गहरी नींद में सोए थे, सिवाय उनकी 4 साल की बेटी मिताली के। मिताली उनकी पालतू बिल्ली को ही देख रही थी, क्योंकि उनकी बिल्ली लगातार आवाज कर रही थी। कभी दरवाजे के पास जाकर आवाज करने लगती तो कभी एकदम से दरवाजे से दूर हटकर चीखने लगती। मिताली को बिल्ली की यह हरकत थोड़ी मजेदार लगी तो वो बेड से उतरकर दरवाजे के पास गई। तभी दरवाजे से बाहर किसी के चलने की आवाज आई। छोटी मिताली सामने उस दरवाजे को देख रही थी कि तभी दरवाजे का लॉक अपने आप घूमकर खुल गया और दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खुला। बाहर काला घना अंधेरा था। उस अंधेरे को देखकर मिताली थोड़ी सी डर गई। वो 2 कदम पीछे हटी थी कि तभी उस गहरे अंधेरे में से एक महिला का सफेद पर झुका हाथ मिताली के सामने आने लगा। शायद उस गहरे अंधेरे में कोई था जो मिताली को अपने साथ आने का इशारा कर रहा था। इधर छोटी बिल्ली मिताली की फ्रॉक को अपने दांतों से पकड़कर पीछे खींच रही थी और मिताली उस गहरे अंधेरे में देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी बिल्ली की आवाज से रागिनी की नींद खुल गई। अगले ही पल वो हाथ अंधेरे में कहीं गुम हो गया और उसी के साथ दरवाजा भी बंद हो गया। रागिनी की नजर अपनी बेटी मिताली पर गई और उसने देखा कि बिल्ली उसके फ्रॉक को दांतों से पकड़ी हुई है। वो गुस्से से नीचे उतरी और बिल्ली को पैर से दूर हटाते हुए अपनी बेटी को लेकर बेड पर चली गई। सुबह नाश्ते के टेबल पर अपनी बेटी को ब्रेड जैम खिलाते हुए रागिनी रितेश से बोली, तुम्हारी बिल्ली कल मिताली को काट लेती। उस बिल्ली को जल्द से जल्द कहीं छोड़ कर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं मम्मी, मैं स्वीटी को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। मिताली मायूस होकर बोली और रितेश रागिनी को समझाने लगा, अरे तुम भी खामोखा परेशान हो रही हो। तुम तो गहरी नींद में थे, क्या हुआ है
ये सिर्फ मैं जानती हूँ। ठीक है, आज के बाद बिल्ली को रात के वक्त बाहर रखेंगे। मतलब तुम उस मनहूस को इसी घर में रखोगे? रितेश बिना कुछ बोले अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकला और रागिनी गुस्सैल नजरों से घर के एक कोने में चुपचाप बैठी बिल्ली को घूरते हुए बोली, आज तो तुझे खाना नहीं मिलने वाला, भूखी रहना। रागिनी अपने काम में लग गई और छोटी मिताली घर के बाहर आंगन में खेलने लगी। वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ काफी दूर तक कोई रहता नहीं था। कुछ दूरी पर 2-4 बंद मकान थे, पर शायद वहाँ अब तक कोई भी रहने नहीं आया था। उनके बंगले से कुछ ही दूरी पर एक गार्डन भी बनाई गई थी। बाहर अपने आंगन में खेलती मिताली की नजर गार्डन के एक झूले पर गई, जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिलता नजर आ रहा था। मिताली अपने आप झूलते उस झूले की तरफ देख रही थी। रागिनी किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी। उनकी पालतू बिल्ली आवाज करते हुए रागिनी के पैरों से खेल रही थी। शायद उसे भूख लगी थी, पर रागिनी अभी भी उस पर गुस्सा थी। पर आखिरकार रागिनी ने बिल्ली को कुछ खाने को दिया, पर बिल्ली एकदम से चुप हो गई और गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अब क्या हुआ? नखरे मत करो, खा लो वरना वो भी नहीं मिलेगा। रागिनी आगे कुछ बोलती कि तभी बिल्ली तेजी से दरवाजे से बाहर दौड़ पड़ी। रागिनी हैरान नजरों से उसे देखती रह गई। रात के 10 बजने को थे। मिताली बेड पर आराम से सो रही थी। उसके बगल में रितेश लैपटॉप पर काम कर रहा था और रागिनी आईने के सामने अपने बाल बनाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कल के कल इस मनहूस को कहीं दूर छोड़ देना। आज मैं वक्त पर ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे तुम भी ना, बच्चे धूप में खेलते हैं, उसी वजह से मिताली को चक्कर आ गया और बेहोश हो गई होगी। तो ये तुम्हारी बिल्ली वहाँ जोर जोर से क्यों चीख रही थी? मैं कुछ नहीं जानती, कल इसका चेहरा मुझे नहीं देखना। इतना कहकर वो मिताली के पास जाकर बेड पर लेट गई और रितेश कोने में बैठी अपनी बिल्ली को देखता रह गया। रितेश बाइक से ऑफिस के लिए निकला। कुछ दूरी पर सड़क किनारे रुककर हैंडल से अटकी थैली निकालकर हाथ में ले ली। वो बिल्ली छोटी सी थी जब उसे लेकर आया था, पर आज उसे छोड़ने आया था। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर अपनी छोटी बच्ची की वजह से उसे ये करना पड़ रहा था। उसने थैली जमीन पर रखकर खोल दी और अगले ही पल तेजी से उसकी बिल्ली झाड़ियों की तरफ दौड़ गई। दोपहर का वक्त था। रागिनी टीवी देखते सोफे पर ही उसकी आंख लग गई थी। वहीं रागिनी के बगल में अपनी छोटी गुड़िया के साथ खेलती मिताली की नजर एकदम से ऊपर दूसरे माले पर खत्म होती सीढ़ियों पर गई। ऊपर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी एक धुंधली सी सफेद परछाई नजर आ रही थी और सब जैसे एकदम से शांत हो गया। मिताली, एक औरत की सुरीली आवाज ने मिताली का ध्यान खींच लिया। उस धुंधली परछाई को देखकर मिताली मुस्कुराई और सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। मिताली अब सीढ़ियों के पास खड़ी ऊपर देखने लगी। सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर खड़ी वो परछाई अब थोड़ी साफ नजर आ रही थी। वो एक औरत थी जो नीचे मिताली की तरफ बाहों फैलाई मुस्कुरा रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। माथे पर बड़ा सा लाल कुमकुम का टीका उसके सफेद पड़े चेहरे पर काफी डरावना लग रहा था। उसकी सफेद साड़ी का पल्लू लहराता हुआ पिछली खिड़की से बाहर जा रहा था। मिताली हाथ में अपनी गुड़िया को पकड़े हुए एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर की ओर जा रही थी। उस औरत की बड़ी बड़ी काली आंखें मिताली पर ही गड़ी थी। वह कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि तभी उसे अपनी माँ रागिनी की आवाज आई। मिताली, ऊपर कहाँ जा रही हो? वो बुला रही है। कौन? वो। कहकर मिताली ने आगे सीढ़ियों पर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। ये देख मिताली अपने आप से बुदबुदाई, लुक्का छुपी खेल रही हो? और रागिनी की आवाज आई, चलो नीचे आओ, खाना खाते हैं। मिताली सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और दोबारा मुड़कर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। रात के करीब 2 बजे होंगे। सभी गहरी नींद में थे। उनके रूम की खिड़की हवा के झोंके से धीरे धीरे खुलते हुए पूरी तरह से खुलकर रुक गई और गहरी नींद में सो रही मिताली एकदम से जाग गई। उसने उठकर खिड़की की तरफ देखा और दूर कहीं से उसे किसी की पुकार सुनाई दी, जैसे कोई मिताली को उसके नाम से पुकार रहा था। वह बेड से नीचे आ गई और खुली खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। पूनम के चांद की धुंधली सफेद रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। मिताली की नजर सामने कुछ दूर उस बगीचे में गई। उस बगीचे में खड़ी वो औरत अपने दोनों हाथ फैलाए बुला रही थी। उसके सांवले चेहरे पर अजीब सी हंसी छाई थी।
हाथ फैलाए मिताली को बुलाते हुए वो धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी और सरकते हुए उस झूले पर जाकर बैठ गई। अब धीरे धीरे झोंके लेकर उसने दोबारा मिताली को आवाज लगाई। मिताली ने अपनी रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो वो आधा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर फैले घोप अंधेरे में वही औरत खड़ी थी जो उस बगीचे में झूले पर बैठी हुई थी। मासूम मिताली को ये सब टीवी सीरियल में दिखने वाले जादू की तरह लग रहा था। वह कदम बढ़ाते हुए दरवाजे से बाहर उस घोप अंधेरे की ओर चलने लगी और पीछे वो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी और सरकते हुए उस झूले पर जाकर बैठ गई। अब धीरे धीरे झोंके लेकर उसने दोबारा मिताली को आवाज लगाई। मिताली ने अपनी रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो वो आधा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर फैले घोप अंधेरे में वही औरत खड़ी थी जो उस बगीचे में झूले पर बैठी हुई थी। मासूम मिताली को ये सब टीवी सीरियल में दिखने वाले जादू की तरह लग रहा था। वह कदम बढ़ाते हुए दरवाजे से बाहर उस घोप अंधेरे की ओर चलने लगी और पीछे वो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। मिताली की तलाश में पूरा दिन निकल गया। शाम होने वाली थी। रागिनी का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रितेश सोफे पर बैठे अपने दोस्त विक्रम से बात कर रहा था। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, वो तफ्तीश करके अभी आ गए। बोल रहे थे किडनैपर्स का फोन आया तो हमें इन्फॉर्म करें। रागिनी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उस पर शायद यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ऐसी क्या बात है? मेरे ख्याल से किडनैपर्स का फोन कभी नहीं आएगा। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि इस इलाके को मैं जानता हूँ। मतलब? साफ साफ बोलो। विक्रम कुछ बोलता कि तभी जोर से आवाज करते हुए सीढ़ियों के ऊपर से एक बर्तन लुढ़कता हुआ नीचे उसके पैरों तक आ गया। विक्रम की नजर सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर गई और जैसे उसके दिल की धड़कन ही थम सी गई। एक सफेद परछाई उसे ऊपर के कमरे के आधे खुले दरवाजे में नजर आई। रितेश, चल हम पुलिस स्टेशन जाकर आते हैं। अरे पुलिस तो अभी यहाँ से गई है, देखते हैं कैसी जांच हो रही है। पर पुलिस अपना काम कर रही है। विक्रम गाड़ी चला रहा था। उसके परेशान चेहरे की तरफ देखकर रितेश ने पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? और इतनी जल्दबाजी में हम पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, तुमने जो ये बेवकूफी की है उसका उपाय जानने जा रहे हैं। मैंने कौन सी बेवकूफी की है? बिना जांच पड़ताल किए एक ऐसी जगह पर रहने आया जो कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से बंद पड़ी है, जहाँ पता नहीं कौन कौन सी शैतानी ताकतें मौजूद है। शैतानी ताकतें? क्या बकवास कर रहे हो? आज के जमाने में भी तुम इन बातों पर यकीन करते हो? यकीन? उस गांव में कई सालों से कोई नहीं रहता। शहर के पास होने की वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ कुछ मकान बनाए, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन बनाया, पर 2 परिवार के छोटे बच्चे गायब हो गए। काफी ढूंढने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या हुआ उन बच्चों के साथ? कहते हैं उस गांव में एक औरत रहती थी जो लोगों के घर छोटा मोटा काम कर अपने बच्चों को पाल रही थी। फिर एक दिन उसके बच्चे साहूकार के घर से चोरी करके शहर भाग गए और वो पागल होकर अपने बच्चों को गांव में आस पड़ोस के जंगल में ढूंढती रही और फिर मर गई और डायन बन गई। उसके डर से लोगों ने पूरा गांव छोड़ दिया और यहाँ वहाँ बस गए। कहकर विक्रम ने गाड़ी एक छोटे घर के पास रोक दी। दोनों घर के अंदर चले गए। एक बूढ़े बाबा भगवान की पूजा कर रहे थे। उनकी पत्नी माला जप रही थी और उनकी नातिन पास में ही पढ़ाई कर रही थी। उनके पास बैठते हुए विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। बोलो बेटे, कुछ परेशान लग रहे हो? विक्रम ने सारी बात बाबा को बता दी। बिना कुछ कहे उस बूढ़े इंसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और झट से आंखें खोलते हुए कहा, है घर में किसी को अकेला छोड़कर आए हो? हाँ, मेरी पत्नी रागिनी को। वो खतरे में है। रितेश ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, कैसा खतरा? इतना समझाने के लिए वक्त नहीं है। उसे फोन करो और बताओ कि घर में जहाँ पूजा घर है वहाँ जाकर आंखें बंद करके बैठ जाए और तुम दोनों रात होने से पहले उसके पास पहुँचो। आज की रात शैतान सबसे ताकतवर होगा। रितेश ने रागिनी को फोन किया पर वो फोन नहीं उठा रही थी। वह झट से उठकर खड़ा हो गया और बाहर निकला। विक्रम भी उस बूढ़े आदमी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर निकला। विक्रम गाड़ी चला रहा था और रितेश लगातार रागिनी को फोन ट्राई कर रहा था। दोनों तेज रफ्तार से गाड़ी से घर जाने लगे।
रागिनी अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी और मोबाइल बाहर हॉल में सोफे पर पड़ा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और गुमसुम बैठी रागिनी के कानों पर आवाज पड़ी। रागिनी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वो आवाज मिताली की थी। उसने झट से आवाज की तरफ देखा तो दरवाजे के बाहर कुछ दूर कोई छोटी बच्ची खड़ी थी। अंधेरा हो रहा था इसलिए साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर आवाज मिताली की थी। रागिनी दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकली, पर मिताली दूर दूर जा रही थी। जैसे वो मिताली के पास पहुंचती, मिताली और दूर नजर आती। पैरों में चुभते कांटे, नुकीले पत्थर से लहूलुहान हालत में अपनी बेटी के लिए बेचारी रागिनी चलती जा रही थी। चलते चलते मिताली उसे एक जगह खड़ी नजर आई। उसके आसपास कुछ पेड़ थे जिनकी टहनियां आपस में लिपटी हुई थी। वो संकरी और सूखे पत्तों से ढकी कच्ची सड़क पर रागिनी चलते हुए एकदम से रुक गई। मिताली कहीं नहीं थी। था तो एक वीराना, ना कोई आवाज ना किसी की पुकार, था तो केवल गहरा सन्नाटा। चारों ओर नजरें घुमाई जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस चुकी थी। उसे एकदम से अपने पीछे किसी औरत की हंसी सुनाई देने लगी। अजीब सी आवाज में फुसफुसाते हुए हंस रही थी। रागिनी का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाते हुए वह आवाज की दिशा में देखने लगी और सामने का नजारा देखकर सन्न रह गई। पीछे घने अंधेरे और कोहरे की वजह से सब धुंधला नजर आ रहा था। बीच एक बड़े पेड़ की एक टहनी पर रागिनी की तरफ पीठ करके कोई औरत बैठी थी। टहनी से धीरे धीरे आगे पीछे झूलते उसके पैर लगभग जमीन को छू रहे थे। घने लंबे बाल पीठ पर से होते हुए टहनी से नीचे आ रहे थे। हवा बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बावजूद उसकी सफेद साड़ी का पल्लू काफी दूर तक हवा में लहरा रहा था। वो कोई लोरी गुनगुना रही थी। रागिनी एक एक कदम बढ़ाते उस पेड़ की टहनी से आगे जाने लगी और बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। पर सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। सामने वाले पेड़ की टहनी पर एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में मिताली थी। खून से लथपथ मिताली की फ्रॉक कहीं जगह फटी थी। मिताली की ऐसी हालत देखकर रागिनी के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। पेड़ की टहनी पर बैठे उस महिला की खौफनाक नजर रागिनी पर पड़ी और पेड़ की टहनी पर रखी एक चीज उसने रागिनी की तरफ फेंक दी। जमीन पर पड़ी उस चीज पर नजर पड़ती ही रागिनी की आंख भर आई। वो उन्हीं की बिल्ली थी जिसे उस शैतान औरत ने बुरी तरह जख्मी किया था। वो चल भी नहीं पा रही थी। ये बिल्ली बार बार मेरे रास्ते में रुकावट डाल रही थी। इतना कहकर उसने मिताली को टहनी पर रख दिया और ऊपर से नीचे कूदकर एक टक रागिनी की तरफ देखने लगी। रागिनी की सांस ही जैसे अटक गई। वो कुछ समझ पाती, पर पलक झपकते ही वो औरत जमीन पर रेंगते हुए रागिनी पर झपटी। रितेश और विक्रम घर पहुंच तो गए, लेकिन रागिनी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों पूरे घर में रागिनी की तलाश कर रहे थे, कभी हॉल में तो कभी किचन में, कभी बेडरूम में, ऊपर टेरेस, हर जगह देख लिया, पर रागिनी का कुछ अता पता नहीं था। दोनों टेरेस पर ही थे। तभी विक्रम की नजर घर के पिछले हिस्से में गई। वहां कोई था। दोनों नीचे उतरकर घर के पिछले हिस्से में गए, पर वहां कोई नहीं था। तुम्हें पूरा यकीन है तुमने यहाँ किसी को देखा था? रितेश ने विक्रम से पूछा, पर विक्रम कुछ बोलता। तभी जंगल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। दोनों का कलेजा कांप गया। रितेश समझ गया कि आवाज रागिनी की थी। दोनों बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागने लगे। रागिनी की दर्दनाक चीखें दोनों को सुनाई दे रही थी, पर अब आवाज की दिशा समझ नहीं आ रही थी। दोनों जंगल में अलग हो गए। विक्रम घूम फिर कर एक ही जगह आ जाता। 3 बार यही हुआ तो वो समझ गया कि कुछ तो उसके आसपास है, और तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके उसने मुड़कर पीछे देखा, पर सब कुछ शांत हो गया। तभी जमीन पर कुछ हलचल होती सुनाई देने लगी, जैसे कोई रेंगता हुआ जा रहा हो, और अगले पल किसी ने उसके दोनों पैर जकड़कर खींच लिए, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कौन है? सामने आओ! उसकी आवाज में डर था। तभी उसके पीछे फैले अंधेरे में एक सफेद चेहरा आगे आया और उसके कान में बुदबुदाया। मरने की इतनी जल्दी हो गई है? उसने झट से मुड़कर देखा
तो कुछ भी नहीं था, पर तभी उसी काले अंधेरे से निकलकर जमीन पर रेंगती हुई एक सफेद परछाई उस पर झपटी और उसकी चीख गहरे सन्नाटे को चीरती निकली। रितेश ने भी वो चीख साफ साफ सुनी। वो उस आवाज के पीछे भागने लगा। भागते भागते उसी जगह पहुंचा जहां रागिनी आई थी। कोई मेरी बेटी को बचा लो, कोई मेरी बेटी को बचाओ। रागिनी की वो दर्द भरी आवाज सुनकर वह वहीं रुक गया, नजरें घुमाए चारों तरफ देखने लगा। तभी उसके पैरों पर कुछ पानी की बूंदें टपकने का एहसास हुआ। उसने पैरों को हाथ लगाकर देखा तो वो खून था और दोबारा उसके हाथ पर खून की बूंदें गिरने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर की तरफ घुमाई। तभी ऊपर पेड़ की टहनी पर बैठी रागिनी ने उसके ऊपर छलांग लगाई। मैं मेरी बेटी को नहीं ले जाने दूंगी। रितेश वहीं पर बेहोश हो गया। रितेश को कुछ कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका शरीर जमीन पर से घसीटकर कहीं ले जा रहा था और साथ ही एक औरत के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। तू मेरी बेटी को ले जाएगा, तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूंगी। और रितेश को समझ आया कि रागिनी उसके बाएं पैर को एक हाथ से पकड़कर घसीटकर कहीं ले जा रही है। उसके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी, फिर भी रागिनी की बातें वो साफ साफ सुन पा रहा था। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे मारकर मेरी बेटी को ले जाओगे? उस दिन मैं बेबस थी, पर आज नहीं। इतना कहकर उसने रितेश को एक गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा काफी गहरा था। रितेश जमीन पर पड़ा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो कुछ ही दूर उसकी बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी थी और घपाक से रागिनी दोनों के बीच कूद पड़ी। रितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रागिनी चलकर मिताली के पास पहुंची और मिताली को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। चांद की सफेद धुंधली रोशनी में उसे रागिनी के पीछे गड्ढे की दीवार में कुछ इंसानी हड्डियां धसी नजर आई। तभी रागिनी ने अजीब सी आवाज में कहा, तू मेरी बेटी को लेने आया था। मैं कमजोर थी, इसीलिए मेरे बच्चों को ले गए थे, पर आज नहीं। वो आगे कुछ बोलती, तभी रितेश के मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, रागिनी होश में आओ, अपनों की ही बलि चढ़ा रही हो, होश में आओ। रागिनी, रागिनी तो मर गई। मैं वैजंती हूँ। तुम भी उन्हीं गांव वालों में से हो ना, जिन्होंने मेरे बच्चों की इसलिए जान ली क्योंकि उन्होंने साहूकार के घर के बाहर सूखने के लिए रखे मुट्ठी भर अनाज के दाने चुराए थे। दोनों भाई बहन को मेरे सामने से पिटते हुए घसीट कर ले गए और इसी गड्ढे में लहूलुहान फेंक दिया था। पूरे गांव के सामने मैं कुछ नहीं कर सकी सिवाय रोने के। 2 दिन बाद रात मेरी पड़ोसन ने मेरे घर का दरवाजा खोला और यहाँ ले आई। मेरे दोनों बच्चे गड्ढे में बेजान पड़े थे। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, पर मैं अकेली क्या करती। तभी मेरी बेटी ने कहा, माँ बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वो पानी मांग रहे थे। मैं जैसे तैसे वहाँ से निकली, घर से पानी का बर्तन लेकर वहाँ वापस पहुँची। दोनों को गोद में लेकर पानी पिलाने लगी, पर वो पानी नहीं पी रहे थे। बेटा पानी पी लो, अभी तो तुमने पानी मांगा था ना, तुम्हारी माँ पानी लेकर आई है बेटी। ऐसा मत करो बेटा, लो पानी पी लो। देखो माँ को ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सुनो, पानी पी लो, पानी पी लो। रोती रही, चीखती रही और वहीं अपने बच्चों के साथ दम तोड़ दिया। तब से मैं यहाँ किसी को बसने नहीं देती, किसी को नहीं। देखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम भी तो दूसरों के बच्चों को मार रही हो। तुम भी तो उन्हीं लोगों के जैसी हो। नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। तभी रागिनी के पीछे अंधेरे में से 2 धुंधली परछाई उभरती रितेश को दिखने लगी। माँ, वो तुम्हारी बेटी नहीं, हम तो यहाँ हैं। माँ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। उन शैतानों ने बेगुनाहों का खून बहाया, पर हम तुम्हें और किसी का खून बहाने नहीं देंगे। उन्हें छोड़ दो माँ। उन बच्चों को देखकर रागिनी सिसक कर रोने लगी और एकदम से वहीं बेहोश हो गई। कुछ दिन बाद रितेश सबको लेकर अपनी कार से उन पंडित जी का आशीर्वाद लेने जा रहा था। रागिनी पास ही बैठी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी।
और पीछे मिताली गुमसुम सी बैठी थी। तभी एकदम से रितेश ने गाड़ी के ब्रेक दबा दिए। मिताली घबरा गई। अरे क्या हुआ? रागिनी ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, तुम दोनों गाड़ी में ही बैठे रहो, कहकर रितेश नीचे उतरा और टायर की तरफ देखा। रागिनी समझ गई कुछ तो हुआ है। रितेश नीचे झुका और घबराते हुए कुछ उठाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में उनकी वही बिल्ली जख्मी हालत में थी, जैसे कुछ दिन पहले उसने इसी जंगल में छोड़ा था। उसे जिंदा देखकर मिताली खुशी से झूम उठी। पापा, स्वीटी को डॉक्टर के पास ले चलो। और उनकी कार शहर की तरफ भागने लगी।